हेलो एवरीवन। आज हम आपका भारतीय न्यास अधिनियम 1882 जिसको इंग्लिश में इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 कहते हैं, इसको कंप्लीट करा देंगे। पहला पॉइंट धारा 3 गा से संबंधित है, जिसमें न्यास भंग की परिभाषा बताई गई है। धारा 3 में जो है परिभाषाएं बताई गई हैं इस अधिनियम की। न्यास भंग कहते किसको हैं ये बताया गया है। अगर कोई न्यासी जिस काम को करने के लिए विधि पूर्वक आबद्ध हो, न्यासी की हैसियत में उस पर कुछ कर्तव्य अधिरोपित किए गए हों और वो उन कर्तव्यों का भंग कर दे, मतलब न्यासी द्वारा कर्तव्य भंग को न्यास भंग कहेंगे। धारा 4 में विधिपूर्ण प्रयोजन बताए गए हैं। विधिपूर्ण प्रयोजन क्या है? बताया गया है कि किसी न्यास के बारे में अगर कहा जाए तो हर वो काम विधिपूर्ण प्रयोजन कहलाएगा, सिवाय इन 5 बातों के। पहली बात इसमें से क्या है कि ऐसा कोई काम किया जा रहा है जो विधि द्वारा निषिद्ध हो, या दूसरी बात खा में बताई गई ऐसी प्रकृति का हो कि यदि अनुज्ञात हुआ तो वो विधि के उपबंधों को विफल कर देगा। तीसरी बात है कपट पूर्वक हो, या फिर चौथी बात है कि किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की क्षति उसमें शामिल हो। पांचवी आखिरी बात है न्यायालय उसे अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध समझे। तो ऐसी 5 बातों के अलावा अगर कोई न्यास बनाया जा रहा है तो वो न्यास विधिपूर्ण प्रयोजन के लिए न्यास श्रेष्ठ किया हुआ माना जाएगा। इसमें आगे बात बता दी गई है, हर कोई ऐसा न्यास जिसका प्रयोजन विधि विरुद्ध हो शून्य होता है, और अगर ऐसा कोई न्यास श्रेष्ठ किया गया है जिसमें 2 प्रयोजन हैं, जिनमें से एक प्रयोजन विधिपूर्ण है और दूसरा विधि विरुद्ध है, और दोनों प्रयोजनों को एक से अलग नहीं किया जा सकता, तो वहां पर पूरा का पूरा जो न्यास होगा वो शून्य हो जाएगा। बात को समझ गए होंगे कि अगर 2 काम करने हैं और दोनों काम एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं तो पूरा का पूरा न्यास शून्य हो जाता है, और अलग अलग हो जाते हैं दोनों काम तो जितना विधिपूर्ण है वो न्यास श्रेष्ठ न्यास मान लिया जाता है, दूसरे न्यास को शून्य न्यास मान लिया जाता है। धारा 5 में बताया गया कि स्थावर संपत्ति या जंगम संपत्ति का न्यास किस तरह से होता है। तो पहली पॉइंट बताया गया है कि स्थावर संपत्ति के संबंध में कोई भी न्यास जो है वो विधिपूर्ण तब तक नहीं माना जाएगा अगर न्यासकर्ता या न्यासी द्वारा ऐसा न्यास हस्ताक्षरित ना हो, लेखबद्ध और रजिस्ट्रीकृत ना हो, या फिर निर्वसितीय लिखित द्वारा अथवा न्यासकर्ता की या न्यासी की बिल द्वारा घोषित नहीं किया गया हो, तो ऐसा न्यास क्या होगा, वो विधिमान्य नहीं होगा। दूसरी बात बताई गई जंगम संपत्ति के न्यास के बारे में। जंगम संपत्ति का न्यास कहता है कि जंगम संपत्ति का न्यास विधिपूर्ण माना जाएगा, या तो ऊपर लिखी जो बातें हैं उन सबको फॉलो किया जाए, या फिर वो संपत्ति जो जंगम संपत्ति है जिसके बारे में न्यास की बात हो रही है उसका स्वामित्व न्यासी को अंतरित कर दिया जाए। अगर नहीं किया गया है तो न्यास क्या होगा, जंगम संपत्ति के न्यास रूप में न्यास नहीं माना जाएगा। फिर धारा 6 है भारतीय न्यास अधिनियम की, जिसमें कहा गया है न्यास का सृजन कहते हैं क्रिएशन को। तो धारा 5 में भी हमने जो शर्तें बताई थी उसके अधीन रहते हुए न्यास का सृजन तब होता है जबकि न्यासकर्ता किन्हीं शब्दों या कार्यों से क्या करे, 4 बातें कर दे। पहली बात क्या है, न्यास का तद्वारा सर्जन करने का अपना आशय प्रकट कर दे। दूसरी बात न्यास का प्रयोजन प्रकट कर दे। तीसरी बात हिताधिकारी को रिप्रेजेंट कर दे। चौथी और आखिरी बात है न्यास संपत्ति युक्त निश्चितता के साथ उपदर्शित कर दे और न्यासी को न्यास संपत्ति अंतरित कर दे, तभी ये न्यास का सृजन माना जाएगा, अन्यथा नहीं। 8वीं धारा कहती है, अलग ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि न्यास का विषय क्या होना चाहिए।
तो न्यास की विषय वस्तु जो हो वो हिताधिकारी को अंतरणीय संपत्ति होना चाहिए। ऐसी कोई संपत्ति पे ही न्यास का सृजन किया जा सकता है जो हिताधिकारी जो जिसके हित के संबंध में न्यास किया जा रहा है उसके संबंध में वो संपत्ति अंतरित कर दी गई होना चाहिए, अंतरित ही होना। अगर अंतरण उस संपत्ति का नहीं हो सकता तो न्यास भी नहीं हो सकता। 15वीं धारा कहती है न्यासी से अपेक्षित सावधानी। तो क्या क्या अपेक्षाएं की जाती हैं न्यासी से? न्यासी से वो सारी अपेक्षाएं की जाती हैं न्यास के संबंध में जैसा कि वो खुद अपनी संपत्ति के रख रखाव के बारे में सावधानी के बारे में बरतता, ऐसी सारी सावधानियां, ऐसी सारी उम्मीदें की जाती हैं न्यासी से। धारा 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आती है। पूछा गया है न्यास भंग के लिए दायित्व। तो न्यास भंग के लिए क्या क्या दायित्व हैं, किन किन दायित्वों के अधीन होता है न्यासी? तो अगर न्यासी ने कोई न्यास भंग किया है तो न्यासी उस हानि को जो हिताधिकारी ने प्राप्त की है, हिताधिकारी ऐसी हानि को प्रतिपूर्ति करने के लिए दायित्व के अधीन है न्यासी से। अगर न्यासी न्यास भंग करता है तो हिताधिकारी न्यासी से ऐसे संपत्ति के हानि का प्रतिपूर्ति कर लेने का हकदार होगा। सिवाय कुछ ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हिताधिकारी क्या कर सकता है, अगर न्यास भंग हुआ है तो न्यासी से प्रतिपूर्ति करने का हकदार ना होगा। कब ऐसी कंडीशन आएंगी? ऐसी कंडीशन दो हैं, या तो कपट किया गया हो या कपट जो हिताधिकारी हैं, ऐसे समझ लें इसको, हिताधिकारी जो हैं वो संविदा करने में सक्षम है और सक्षम होने के साथ साथ उन पर कोई प्रपीड़न नहीं डाला गया है, असर नहीं डाला गया है और वो अपनी सक्षमता के कारण क्या कर रहे हैं, न्यासी को ऐसे कार्यों के करने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं जो कि जिससे नुकसान हो सकता है। और ऐसे हिताधिकारी अगर एक से अधिक हैं तो वो सारे के सारे सहमत हो गए हों या उपमत हो गए हों किसी ऐसे कार्य को कराने के लिए जो कि न्यासी ने किया है या न्यासी को उत्प्रेरित किया गया है ऐसे काम करने के लिए। हालांकि न्यासी ने ना ही कोई प्रपीड़न दिया था, ना ही कोई असमय का असर का प्रभाव डाला था, फिर भी हिताधिकारी ने न्यासी से ऐसा काम करने के लिए कहा जिससे कि हानि हो गई और जो हिताधिकारी थे वो संविदा करने में सक्षम थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, न्यासी से हिताधिकारी प्रतिपूर्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। फिर आगे बताई गई है कि न्यास भंग करने वाले न्यासी पर, अगर न्यास भंग कर रहा है न्यासी और न्यासी अगर न्यास भंग किया है तो उससे क्या करेंगे, हिताधिकारी ब्याज सहित जो हानि हुई है उसको प्राप्त करेंगे। और कब नहीं करेंगे ये बताई गई हैं कुछ कंडीशंस। जैसे पहली कंडीशन है जिसमें हिताधिकारी क्या होंगे, न्यास भंग के लिए न्यास भंग करने वाले न्यासी पे निम्नलिखित दशाओं के सिवाय ब्याज का संदाय करने का दायित्व ना होगा। कहने का मतलब है जो निम्नलिखित दशाएं हैं इनमें ही क्या होगा, न्यासी न्यास भंग के कारण ब्याज देने का हकदार होगा, अन्यथा नहीं। पहली कंडीशन क्या है, जहां कि उसने ब्याज वास्तव में प्राप्त किया है। अगर न्यासी ने वास्तव में न्यास के जरिए ब्याज प्राप्त किया है तो वो हिताधिकारी को ऐसा ब्याज देने का ब्याज देने के दायित्व के अधीन है। दूसरी बात, जहां की भंग ये है कि हिताधिकारी को न्यास धन का संदाय करने में अयुक्त विलंब हुआ है। न्यास भंग हुआ और हिताधिकारी को न्यास धन का संदाय करने में न्यासी ने बहुत ज़्यादा विलंब कर दिया है, तब भी न्यासी क्या होगा, ब्याज देगा। ये कुछ प्री की धाराएं हैं, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर दें इस धारा को। तीसरी बात है, जहां की न्यासी को ब्याज प्राप्त करना चाहिए था किंतु न्यासी ने ऐसा नहीं किया है
चौथी और आखिरी बात है कि ये उद्धारित किया जा सकता है, ये उदाहरणा लगाई जा सकती है कि न्यासी ने ब्याज प्राप्त किया था और हिताधिकारी को ब्याज नहीं प्रदान कर रहा है, तो ऐसी दशा में न्यासी क्या करेगा, हिताधिकारी को ब्याज प्रदान करेगा। ये 4 दशाएं हैं जिनमें न्यासी हिताधिकारी को ब्याज प्रदान करेगा, अन्यथा नहीं। अब इस अध्याय के बारे में पूछा जाता है कि अध्याय 4 किससे संबंधित है। तो अध्याय 4 जो है भारतीय न्यास अधिनियम की, वो न्यासियों के अधिकार और शक्तियों के विषय में है। और ये अध्याय 4 जो है 31 धारा से लेकर 45 धारा तक चलती है, जिसमें कुछ धाराएं ऐसी हैं जो प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। जैसे धारा 31 पूछा जाता है हक विलेखों का अधिकार। कहने का मतलब है ये, क्योंकि ये अधिकार न्यासियों को प्राप्त है, आपको अलग से कुछ नहीं लिखाना है, इसमें सिर्फ आपको याद रख लेना है कि न्यासियों को हक विलेख का अधिकार होगा। वो हक जो न्यस्त संपत्ति है उसके दस्तावेजों को के हक दस्तावेजों को अपने पास रखने का अधिकार होगा, उनके लेखा जोखा का अधिकार होगा उसको। धारा 32 में बताया गया है व्ययों की पूर्ति कर लेने का अधिकार। अगर कोई व्यय किया गया है तो भी क्या करेगा, न्यासी को अधिकार है कि उन व्ययों की प्रतिपूर्ति कर ले। तीसरी बात है धारा 33 में बताई गई है जिसे न्यास भंग से अभिलाभ हुआ है उससे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति ने न्यस्त संपत्ति से कोई फायदा प्राप्त कर लिया है तो न्यासी को ये अधिकार है कि वो उस व्यक्ति से जिसने अभिलाभ प्राप्त किया है उससे क्षतिपूर्ति पाए। 37वीं धारा में न्यासी को यह अधिकार दिया गया है कि लाटों में या तो लोक नीलामी द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा कोई भी संपत्ति वो बेच सकता है। 38वीं धारा में बताया गया है कि न्यासी को अधिकार है कि वो विशेष शर्तों के अधीन कोई संपत्ति बेचने की शक्ति रखता है। 41वीं धारा में बताया गया है कि अप्राप्तव्य आदि की संपत्ति उसके भरण पोषण आदि में लगाने की शक्ति। अगर कोई ऐसी संपत्ति है जो अप्राप्तव्य की संपत्ति है, कोई संदर्भ में संपत्ति है और जिससे उसके भरण पोषण वगैरह किया जा रहा है, तो न्यासी उस अप्राप्तव्य की संपत्ति को, माइनर की संपत्ति को उसके पढ़ाई भरण पोषण आदि में लगाने की शक्ति रखता है। आखिरी बात बताई गई है इस अध्याय में कि शमन आदि करने की शक्ति। न्यासी को ये शक्ति है कि कोई भी अगर वाद चल रहा है जो ऋण के बारे में है या दावा के बारे में है या कि ऋण को चुकाने के बारे में है या लेखा या दावों को करने के बारे में है या करार के बारे में है, तो ऐसे वाद को, ऐसे मामलों में न्यासी को शक्ति है कि ऐसे मामलों का वो शमन कर सके। इस तरह से ये अध्याय 5 शुरू हो गई आपकी। अध्याय 5 में पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो ये अध्याय 5 न्यासी की नियोग्यता, किन अवस्थाओं में न्यासी नियोग्य हो जाते हैं उनसे संबंधित है अध्याय 5। और ये धारा 46 से लेकर 54 तक चलती है। जैसा कि धारा 46 में बताया गया है कि न्यासी प्रतिग्रहण कर लेने के पश्चात त्याग नहीं कर सकता। अगर न्यासी ने किसी न्यास को प्रतिग्रहण कर लिया है तो वो क्या करेगा, उस प्रतिग्रहण को त्याग नहीं सकता बिना आरंभिक अधिकारिता के सिविल न्यायालय की अनुज्ञा से, या फिर हिताधिकारी अगर संविदा करने में सक्षम है तो उनकी सम्मति से, या फिर न्यास की लिखित में कोई ऐसी शक्ति दी गई है उसके सिवाय। मतलब अगर आप न्यासी हैं और आपने न्यास को प्रतिग्रहण कर लिया है तो इन 3 अवस्थाओं के अलावा आप न्यास को त्याग नहीं सकते। 3 अवस्थाएं ये हैं कि या तो आप आरंभिक अधिकारिता रखने वाले न्यायालय से अनुज्ञा प्राप्त करें, या फिर हिताधिकारी अगर वो संविदा करने में सक्षम है तो वो सम्मति दे दे, या फिर लिखित में कुछ ऐसा किया गया है कि आप न्यास को त्याग सकते हैं तो आप त्याग सकते हैं, अन्यथा आप प्रतिग्रहण कर लेने के बाद त्याग नहीं कर सकते। धारा 47 में बताया गया कि न्यासी प्रत्यायोजन नहीं कर सकता। प्रत्यायोजन का मतलब होता है अपनी जगह किसी और को नहीं रख सकता न्यासी। कब, इसमें भी 3 बातें हैं कि अगर ऐसा लिखित में हो तो वो अपना कारोबार किसी और को सौंप सकता है। दूसरी बात है ऐसा कहीं कारोबार में लिखित में हो
कारोबार में ऐसा उपबंधित किया गया हो। तीसरा बात है कि प्रत्यायोजित किया जाना, मतलब अब ट्रांसफ़र किया जाना बहुत ही ज़रूरी है, तो ऐसी कंडीशन में। और चौथी और आखिरी बात है कि अगर हिताधिकारी संविदा करने में सक्षम है और वो अपनी सम्मति दे दें कि हाँ आप अपने कार्य को प्रत्यायोजित कर दीजिए, किसी और को दे दीजिए, तो आप दे सकते हैं, वरना आप न्यासी अगर आप न्यासी हैं तो न्यासी होने के बाद आप अपनी न्यस्त की गई प्रयोजन को प्रत्यायोजित नहीं कर सकते। धारा 50 एक इम्पॉर्टेंट धारा है जिसमें बताया गया है न्यासी सेवाओं के लिए प्रभार नहीं ले सकता। अगर आप न्यासी हैं तो न्यासी होने के नाते जो भी आप समय देते हैं किसी न्यस्त की गई संपत्ति को या अपना जो भी मेहनत करते हैं, तो उन सब के लिए आप अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं न्यास के संबंध में, उन न्यास की सेवाओं के लिए आप प्रभार नहीं ले सकते, कोई पैसा नहीं ले सकते। फिर अध्याय 6 है, सिर्फ अध्याय 6 ही हिताधिकारियों से संबंधित है पूरे न्यास अधिनियम में, और ये अध्याय 6 धारा 55 से लेकर धारा 69 तक चलती है। ये अध्याय कहती है कि हिताधिकारियों के अधिकारों और दायित्वों के विषय में, हिताधिकारियों को क्या अधिकार हैं, क्या दायित्व हैं, ये सारी की सारी बातें बताई गई हैं अध्याय 6 में। जैसा कि धारा 55 में बताया गया है, भाटकों और लाभों का अधिकार। जो भी भाटक मतलब किराया मिलेगा या कोई लाभ मिलेगा, उस संपत्ति जो न्यस्त संपत्ति है, वो सब पाने का अधिकार किसे है? हिताधिकारियों को है। 59 धारा में बता दिया गया है, हमने एक शुरू की धारा ले ली जो इम्पोर्टेंट थी और एक आखिर की। न्यास के निष्पादन के लिए वाद लाने का अधिकार। अगर कोई न्यास का निष्पादन हुआ है और उस निष्पादन में कोई ऐसी अवस्था आ गई है कि अब वाद लाना पड़ेगा, तो ऐसे वाद लाने का जो अधिकार है वो हिताधिकारियों को है। और ये तमाम बात हो सकते हैं, जैसे न्यास के निष्पादन से संबंधित न्यासधारी नियुक्त नहीं किया गया हो तो कोई वाद लाना है, या न्यासियों की मृत्यु हो गई हो तो कोई वाद लाना है, या उन्होंने दावा छोड़ दिया है न्यासियों ने तो वाद लाना है, या अनुमोचित कर दिए गए हैं, या फिर न्यास का निष्पादन असंभव हो गया है, तो इन सारी दशाओं में न्यास के निष्पादन के लिए क्या करेंगे? हिताधिकारी स्वयं वाद ला सकेंगे। फिर इसके बाद आप आ जाइए डायरेक्ट धारा 62 पर, 62 पर। न्यासी द्वारा सदोष क्रय। अगर किसी न्यासी ने किसी संपत्ति को सदोषता खरीद लिया है और ऐसी संपत्ति खरीद ली गई हो या खरीदने की कोई संविदा चल रही हो, और ऐसी दशा में न्यासधारी को पता लगता है कि न्यासी ने कोई सदोष क्रय किया है, तो अगर सचमुच में संपत्ति खरीद ली गई हो तो हिताधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उस संपत्ति को जिस व्यक्ति से खरीदी गई हो उसको प्रत्यंतरित कर दे, और प्रत्यंतरित के करने में जो उसने न्यासी के माध्यम से पैसा दिया होगा बेचने वाले को, तो वो पैसा उनका वापस कर दे। कहने का मतलब है हिताधिकारी को पता लगा कि उसके न्यासी ने कोई संपत्ति सदोषता क्रय कर ली है, तो हिताधिकारी क्या करे? उसका जो पैसा हिताधिकारी की तरफ से दिया गया है न्यासी द्वारा, वो पैसा वापस ले ले और संपत्ति उसको प्रत्यंतरित कर दे। और क्या अगर संविदा चल रही संपत्ति अंतरित नहीं हुई है तो जो पैसा न्यासी ने ले लिया उस पैसे को वापस कर दे। तो इस तरह से ब्याज सहित वापस कर देगा पैसा, और इस तरह से न्यासी द्वारा किया गया सदोष क्रय समाप्त कर दिया जाएगा। और अगर सचमुच में खरीद ले और चलती रहे तो जो न्यासी होगा, अगर उसने सदोष क्रय किया है तो उस संपत्ति से जो लाभ होगा वो न्यासधारी को होगा, ना कि न्यासी को। ये भी बात ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। धारा 77 से पहले कुछ धाराएं हैं जो प्रीलिम्स में आती हैं, जैसे धारा 70 है, ये अध्याय 7 है जो कि धारा 70 से लेकर 76 तक चलती है, और ये न्यासी का पद रिक्त हो जाने के विषय में है, अध्याय 7। इसमें धारा 70 में बताया गया है पद किस प्रकार रिक्त होता है।
तो न्यासी का पद जो है उसकी मृत्यु से या उसके पद से उन्मोचित कर दिए जाने पर रिक्त हो जाता है। फिर बताया गया है न्यासी का उन्मोचन। न्यासी का उन्मोचन कैसे होता है इस बारे में बताया गया है, ये भी हम धारा 77 बताएंगे। पहले आपको बता दें न्यासी का उन्मोचन कैसे हो जाएगा। धारा 71 जो कहती है न्यासी का उन्मोचन हो जाएगा कि अगर न्यास का निर्वापन हो जाए या फिर न्यासी के जो कर्तव्य हैं वो उनकी पूर्ति कर ले, या ऐसे साधन से जो लिखित में विहित किए गए हों, जैसा लिखित में हो, या फिर उस न्यासी की जगह कोई दूसरा न्यासी नियुक्त हो गया हो, या फिर हिताधिकारी जो है संविदा करने में सक्षम है और वो न्यासी को हटाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से न्यासी का उन्मोचन हो जाएगा। फिर धारा 77 कहती है, ये मेंस में आती है, न्यास कैसे निर्वापित होता है। निर्वापित का मतलब होता है नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। तो न्यास सिर्फ और सिर्फ 4 दशाओं में निर्वापित हो सकता है। पहली दशा है कि उस न्यास के प्रयोजन की पूर्णता हो जाती है, या फिर दूसरी बात है उसका प्रयोजन विधि विरुद्ध हो जाता है, या फिर तीसरी बात है कि उसके प्रयोजन की पूर्ति न्यास संपत्ति के नाश के कारण या अन्यथा असंभव हो जाती है। चौथी और आखिरी बात है कि न्यास जो है वो प्रतिसंहरणीय है। प्रतिसंहरणीय मतलब होता है रिवोकेबल, समाप्त करने लायक, और ऐसा प्रतिसंहरणीय न्यास जो है वो अभिव्यक्त रूप से प्रतिसंहरण कर दिया जाता है। तो इन सारी दशाओं में, इन चारों दशाओं में न्यास निर्वापित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब न्यास से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमने अपना नंबर दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई असुविधा हो तो इस पर संपर्क कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट फिरोज सर डालेंगे तो आप हम तक पहुंच जाएंगे। सारे सब्जेक्ट, मेजर एक्ट भी हमने दिए हुए हैं और माइनर एक्ट चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लॉ सारा दे चुके हैं। सारे वीडियो जो भी आप यूट्यूब पर हमारी वीडियो पाते हैं सबके साथ हैंड रिटन नोट्स का PDF है। इस PDF इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये अपडेटेड नोट्स हैं। इनको आप डाउनलोड कर लीजिए, तैयारी करिए। बहुत जल्द PCSJ की, UP PCSJ की वैकेंसी आने वाली हैं। बिहार HJS की वैकेंसी आ चुकी हैं। अगर आप HJS, ये मैटर पर्याप्त है, चाहे आप PCSJ की तैयारी कर रहे हो या फिर HJS की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए पर्याप्त नोट्स हैं ये। इसलिए इस मैटर को अच्छे से तैयार करिए और जो भी आपके साथी हों, जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, उन तक मैटर पहुंचा दीजिए। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आजकल आप सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और ज़्यादा आपको वीडियोस देंगे। फिर धारा 78 है न्यास अधिनियम की। भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 78 कहती है न्यास का प्रतिसंहरण। प्रतिसंहरण मतलब अभी हमने बताया था आपको कि रिवोकेशन मतलब होता है समाप्त कर देना, वापस ले लेना। तो इसमें कुछ दशाएं बताई गई हैं कि अगर कोई विल द्वारा सृष्ट न्याय है तो वसीयतकर्ता के प्रसाद अनुसार ही प्रतिसंहरित किया जाएगा, और अन्यथा कोई सृष्ट किया गया न्यास है तो वो निम्न दशाओं से 3 दशाओं बताई गई हैं जिसके द्वारा वो प्रतिसंहरण किया जाएगा, अन्यथा नहीं। पहली दशा बताई गई है काम है कि जहां सभी हिताधिकारी संविदा करने के लिए सक्षम हो वहां उनकी सम्मति से ही किया जा सकता है। कहने का मतलब है सारे हिताधिकारी संविदा करने के लिए सक्षम है और वो अगर सम्मति दे देते हैं तो इस तरह से न्यास का प्रतिसंहरण हो जाएगा, रिवोकेशन हो जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। दूसरी बात है जहां की न्यासी किसी अवसीयती लिखित द्वारा या मौखिक शब्दों द्वारा घोषित किया गया हो वहां न्यासकर्ता के पास अभिव्यक्त रूप से आरक्षित प्रतिसंहरणीय शक्ति का प्रयोग द्वारा ही किया जा सकता है। कहने का मतलब है अगर न्यास ऐसा है जो अवसीयती लिखित द्वारा या मौखिक शब्दों द्वारा किया गया है, वहां न्यासकर्ता के पास ये अभिव्यक्त रूप से शक्ति है कि वो अपनी शक्ति के प्रयोग द्वारा ही ऐसे न्यास को प्रतिसंहरित कर सकता है और कोई इसका तरीका नहीं है प्रतिसंहरित किया जाने का। तीसरी और आखिरी बात है कि जहां न्यासकर्ता के ऋणों को चुकाने के लिए हो और वहां लेनदारों को सूचित ना किया गया हो वहां न्यासकर्ता के प्रसाद अनुसार ही किया जा सकता है ऐसा प्रतिसंहरण। कहने का मतलब है न्यासकर्ता ने क्या किया है, ऋण
चुकाने के लिए कोई ऋण चुकाना है और लेनदारों को न्यासकर्ता ने सूचित नहीं किया है, वहाँ सिर्फ क्या कर सकता है, न्यासकर्ता ही उस न्यास को प्रतिसंहरित कर सकता है और कोई प्रतिसंहरण उस न्यास का नहीं कर सकता। आखिरी धारा है आज के हम लोगों के एक्ट की, आज के टर्म की, धारा 86 भारतीय न्यास अधिनियम की। धारा 86 कहती है विखंडनीय संविदा के अनुसरण में किया गया अंतरण। अगर कोई संविदा ऐसी है जो विखंडनीय है या फिर कपट या भूल से उत्प्रेरित हुई है, वहाँ अंतरिती को जब इस आशय की सूचना प्राप्त हो जाती है कि हमारे साथ कपट किया गया है या हमसे भूल हो गई है, तो क्या करेगा, जैसे ही इस आशय की उसको सूचना प्राप्त होती है, वो संपत्ति जो अंतरित कर दी गई है, पहली बात तो जैसे ही कपट और भूल का पता लगेगा ये संविदा समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, और संविदा समाप्त होने के बाद क्या होगा, जिस व्यक्ति ने दूसरे से फायदा प्राप्त किया है संपत्ति को अंतरण के दौरान, अगर एक व्यक्ति ने दूसरे को कोई चीज़ अंतरित कर दी है, धन दे दिया है, तो वो उस धन को प्रति अंतरित कर देगा, प्रतिसंदाय करेगा, या जो भी प्रतिफल दे दिया गया है, धन दे दिया गया है, प्रतिफल दे दिया गया है, कोई वचन दे दिया गया है, कोई पैसा दे दिया गया है, तो उसका प्रतिसंदाय करेगा। कहने का मतलब है कि विखंडनीय संविदा है कोई, और विखंडनीय संविदा के दौरान एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से कोई फायदा प्राप्त कर लिया है, कोई लाभ उठा लिया है, तो वो उस लाभ को प्रत्यंतरित कर देगा और इस तरह से विखंडनीय संविदा में किया गया अनुसरण में किया गया अंतरण जो होगा वापस कर दिया जाएगा और इस तरह से संविदा समाप्त कर दी जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और चैनल है, आप फिरोज सर डालिए, डायरेक्ट हम तक पहुंच जाएंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं, ये मैटर सारी जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ज़रूरी हैं, वहां हमने जजमेंट्स दिए हुए हैं, लेटेस्ट केस लॉज दिए हुए हैं, हर जगह हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे हर वीडियो के साथ। इसीलिए हैंड रिटन नोट दिए हैं हमने कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है। सारा मैटर अभी फ़िलहाल हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको, इसीलिए आप सारे साथियों को इस मैटर को शेयर कर दीजिए। और देखिए, पूरा न्यास अधिनियम हमने आधे घंटे के अंदर अंदर आपको दे दिया है, इसलिए और कोई भी इम्पोर्टेंट धारा छोड़ी नहीं है, इसलिए अपने सारे साथियों को ये मैटर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।